हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपका नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, यानी उत्तर भारत का मैदान। आपको बता दें कि हमने क्या स्टार्ट किया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अपने भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें हमने सबसे पहले अपने क्या पढ़ लिया, उत्तर भारत के विशाल पर्वत को पढ़ लिया। और जो आज का हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन होने वाला है वह क्या है, आपका नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी उत्तर भारत का मैदान। अब हम लोगों ने तो क्या पढ़ लिया, पहाड़ को पढ़ लिया। अब पहाड़ों से क्या निकलती है, नदियां निकलती है, और नदियां अपने साथ क्या लाती है, अवसादों को लाती है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से क्या बन जाता है, आपका प्लेन बन जाता है। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग देख लेते हैं कि इस उत्तर भारत के मैदान का विस्तार हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है, भारत के कितने राज्यों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने मैप पर एक इंडिया का मैप बनाते हैं और उसी पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, मेरे साथ में एक इंडिया का मैप बनाएंगे और उसी पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे उत्तर भारत का विस्तार, ये जो उत्तर भारत का जो हम लोग मैदान पढ़ने जा रहे हैं उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये हमारा इंडिया हो गया। आपको भी ऐसी मैप को कुछ बनाना है। ये हमारा नेपाल हो गया और यहाँ से हमारा फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो जितना मैप की हमें जरूरत है उतने ही मैप को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जहां तक हमारा क्या हो जाए, काम बन जाए। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन को देखेंगे कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका विस्तार हमें भारत के कितने राज्यों में देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे और ये राजस्थान तक यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंडिया का मैप हो गया। देखिए, तो अब अगर हम अपने क्या कहें, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उस विशाल मैदान को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसका अगर हम विस्तार की बात करें, उसके विस्तार की, तो यह आपका क्या होता है, यह यहाँ से लेके, यानी आपके नेपाल के दक्षिण से लेके आपके यहाँ तक, और यह कुछ इसका भाग कहाँ जाता है, हमारे असम वाले भाग में जाता है, और असम में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, यानी उत्तर भारत का मैदान। फिर असम के बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद आपके यूपी, बिहार, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे रीजन क्या होते हैं, हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग होते हैं। तो अगर आपको भी मैप पर बनाना है तो इसको बनाइए कि हमारे ये क्या है, आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि आपका कहाँ कहाँ फैला है, तो हमारे राजस्थान में फैला है, यूपी में फैला है, बिहार में फैला है, पंजाब में फैला है, हरियाणा में फैला है, और कहाँ फैला है भाई, तो आपके असम वाले रीजन में फैला है। तो इस तरह हमारा ये क्या है, आपके उत्तर भारत का ये मैदान हो जाता है, ठीक है। इस तरह हमारा कुछ फैला है। तो अब इससे हम लोग देख लेते हैं कि ये भारत के कितने राज्यों में फैला है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आपके उत्तर भारत का मैदान हो जाता है। यहाँ पर तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे अपने ऊपर में क्या देखा था कि यहाँ पे हमारा काराकोरम था, फिर हमारा क्या था, आपका लद्दाख था, फिर हमारा यहाँ पे क्या था, आपका जास्कर था। इन 3 पहाड़ियों को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर हमारा नीचे से क्या स्टार्ट हुआ था, आपका मेन हिमालय स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे क्या था, आपका ग्रेटर हिमालय था। ये आपका ग्रेटर हिमालय था। फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे मैम ने, यानी हमने आपको बताया था कि हमारे ग्रेटर हिमालय के नीचे क्या आ जाता है, आपका मिडिल हिमालय आ जाता है, या उसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, जो कि क्या था, हमारा कटा फटा हुआ था। फिर आपके मिडिल हिमालय के नीचे हमारा जो लास्ट में जो हमारा माउंटेन रेंज आता है वह कौन सा हो जाता है, तो आपका शिवालिक हो जाता है। ये हमारा क्या था, आपका शिवालिक रेंज था। तो इस फिजियोग्राफिक डिवीजन को तो हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, यानी अपने क्लास में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इसी पहाड़ों से अब क्या निकलती है, बहुत सारी रिवर्स निकलती है, और उन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यहाँ से क्या होता है, आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही क्या है, आपके
उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अगर हम लोग इसे कलर करें तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक एकदम आपके हिमालय के नीचे ही क्या देखने को मिलता है, आपके उत्तर भारत का मैदान देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपके उत्तर भारत का मैदान अब अच्छे से दिख रहा है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे उत्तर भारत का ये जो विशाल पर्वत है, सॉरी पर्वत नहीं, जो मैदान है, इसका विस्तार कितने राज्यों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि यह आपके राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, राजस्थान के बाद हमारे पंजाब में देखने को मिलता है, आपके पंजाब में देखने को मिलता है। पंजाब के बाद हमारा हरियाणा आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। हरियाणा के बाद हम लोग कहाँ देखते हैं अपने मैदान का विस्तार, यानी प्लेन का एक्सपेंशन, तो वह आपके यूपी में आ जाता है। यूपी के बाद हमारा कहाँ आ जाता है, आपके बिहार में आ जाता है। बिहार के बाद हम लोग देखेंगे आपके असम में देखेंगे, असम में देखेंगे, और थोड़ा सा कहाँ आ जाता है, आपके वेस्ट बंगाल में भी इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाता है, जो कि इतने राज्यों में इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो ये तो हमने देख लिया इसका क्षेत्रीय विभाजन कि कितने राज्यों में फैला है, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने उत्तर भारत के मैदान के बारे में जो की पॉइंट्स होते हैं, जो जरूरी बातें होती है, उसे लिखेंगे और देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वह कैसे हुआ है, किन नदियों के अवसादों से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत का मैदान। तो अब उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। तो उत्तर भारत के मैदान की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें लिखना है कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है। तो इसका निर्माण आपको लिखना है, इसका निर्माण हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। अब ये हिमालय का भू अभिगर्त क्या होता है उससे अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखना है कि इसका निर्माण हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है, भू अभिगर्त में हुआ है, अभिगर्त में हुआ है। भू अभिगर्त का मतलब क्या होता है उसे अभी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। भू अभिगर्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जियोसिंक्लाइन कहेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। भू अभिगर्त का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या होता है, हमारे किसी भी पर्वत का सिंक्लाइनल भाग कौन सा होता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आपके उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो इसका निर्माण हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। तो किस किस नदियों के अवसादों से हुआ है उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी द्वारा लाए गए, सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जमाव से हुआ है। तो ये बात आपको पता चल गया कि जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि इसका निर्माण हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है, यानी जियो सिंक्लाइनल पार्ट में हुआ है। फिर हमने कहा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो अब जो हमने बात आपको बताया कि ये जो हमारा हिमालय का भू अभिगर्त होता है वह क्या होता है, उसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय के बाद हमारा जो अगला हिमालय आता है
वह आता है आपका मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के बाद जो हमारा अगला हिमालय आता है वह कौन सा आ जाता है आपका शिवालिक आ जाता है। तो हमने सबसे पहले बात क्या बताया कि आपके उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। अब किसी भी हिमालय का भू अभिगर्त वाला भाग कौन सा कहलाता है, तो हिमालय का ये वाला भाग, ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, जो उसके आगे गड्ढा सा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियो सिंक्लाइनल पार्ट कहते हैं। जियो सिंक्लाइनल पार्ट कहते हैं, यानी हिमालय का भू अभिगर्त वाला भाग होता है, यानी कोई सा भी हिमालय, ये हमारा मान लीजिए हिमालय हो गया और इसके एक आगे हमारा गड्ढा सा बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय या पहाड़ का भू अभिगर्त कहते हैं। तो ये आपको बात तो समझ में आ गया कि जियो सिंक्लाइनल पार्ट किसे कहते हैं। तो अब हमने क्या कहा कि हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, हिमालय के आगे जो गड्ढा बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भू अभिगर्त कहते हैं। तो कैसे हुआ है, तो हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो यहाँ से हमारी क्या आ रही है, सारी रिवर्स आ रही है, यहाँ से पूरा बहुत सी हमारी रिवर आ रही है और वह क्या करती है, नदियां अपने साथ में क्या लाती है, अवसादों को लाती है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब भी नदियां पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों से आती है तो अपने साथ में छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को लाती है, वही क्या कहलाते हैं, उसके सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और उन हमारे अवसादों को लेकर अपने भू अभिगर्त में क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो हमारा ये जो भाग हो जाता है यही क्या कहलाता है, आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। यही वाला हमारा भाग क्या कहला जाता है, आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में बना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। देखो यही वाला हमारा भाग क्या हो जाता है, आपका नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, भू अभिगर्त हो गया। तो ये हमारा हो जाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर बना है, तो आपके हिमालय के भू अभिगर्त में बना है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा कि यहाँ पर जलोढ़ का निक्षेप कितना गहराई तक पाया जाता है, यानी जब नदियां लाती है तो अपने साथ में क्या लाती है, एलुवियल सोयल को लाती है, यानी जलोढ़ मृदा को लाती है। तो यहाँ पर यह क्या करती है, जलोढ़ मृदा को ही क्या करती है, जमा करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पर जो जलोढ़ का निक्षेप है वह कितनी गहराई तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके जलोढ़ का जो निक्षेप है वह आपके 2000 मीटर की गहराई तक क्या होता है, पाया जाता है। तो गंगा के मैदानों में जलोढ़ का निक्षेप कितनी गहराई तक पाया जाता है, तो 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि गंगा के मैदान में, गंगा नहीं होगा, उत्तर भारत के मैदान होगा। उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ का निक्षेप कितनी गहराई तक पाया जाता है, तो 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये जो यहाँ पे जलोढ़ का निक्षेप होगा वह कितनी गहराई तक पाया जाएगा, तो मैम हमारे 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाएगा। यानी 2000 मीटर गहराई का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये कोई हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी रिवर है वो आ रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट, मतलब हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर रही है, जमा करते जा रही है। तो वही आपसे पूछा जाता है कि उसी तरह हमारे उत्तर भारत के मैदान में कितनी गहराई तक हमारे जलोढ़ों का निक्षेप क्या हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। तो वही क्या हमें कहना है, आपके 2000 मीटर की गहराई तक हमारे जलोढ़ का निक्षेप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है।
जो बातें इंपॉर्टेंट थी उसको हमने बता दिया कि हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। भू अभिगर्त में कैसे हुआ है, तो हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे एलुवियल सोयल का डिपॉजिट्स कितनी गहराई तक पाया जाता है, तो आपके 2000 मीटर की गहराई तक यहाँ पे जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। तो जो बातें हमने आपको यहाँ पे बताया है वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसका निर्माण हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है, यानी जियोसिंक्लाइनल पार्ट में हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि इसका यह आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना हुआ है। अब हमने ये सारी बातें जान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या देखा कि आपके जो गंगा के मैदान है, हमने तो इसका क्षेत्रीय विभाजन देखा कि यह कितने हमारे राज्यों में फैला है। जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो हमने इसका क्या किया है, इस तरह से क्षेत्रीय विभाजन किया है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि गंगा के मैदान का जो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यह क्या है, आपके 4 क्षेत्रों में ऐसे करके विभाजित है। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले भाबर आएगा, फिर हमारा तराई रीजन आएगा, फिर आपका खादर आएगा, फिर बांगर आएगा। वो सारी चीजें क्या होती है उसे अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो गंगा का मैदान यहाँ पे लिख लीजिए। गंगा का मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। सॉरी, गंगा नहीं, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। विभाजित है। अब वह 4 क्षेत्र कौन कौन से, उसका हम लोग क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं कि यह जो आपका गंगा का मैदान है वह कौन से 4 क्षेत्रों में क्या है, आपका विभाजित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर भारत का मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। तो वह कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और हम फिर आपको इन्हीं चारों क्षेत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आपका पहला क्या हो जाता है, आपका पहला हो जाता है भाबर। भाबर रीजन, भाबर रीजन। फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है, आपका दूसरा आ जाता है तराई रीजन। तराई, तराई रीजन बोलते हैं या तराई बेल्ट भी बोलते हैं। इसे कहाँ पर हम लोग देखते हैं ये भी पढ़ेंगे। फिर हमारा 3rd नंबर पे जो आपका आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका खादर आ जाता है। फिर हमारा खादर आ जाता है, खादर। और फिर 4 नंबर पे जो इसका डिवीजन आता है वह क्या आता है, आपका बांगर आता है। बांगर, खादर, बांगर और ये भाबर, ये सारी चीजें आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या होती हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है। वो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला डिवीजन क्या हो गया, आपका भाबर रीजन हो गया। फिर सेकंड हमारा तराई रीजन हो गया। फिर आपका खादर रीजन हो गया। फिर आपका बांगर रीजन हो गया। तो ये जो हमारा, हमने तो क्या बताया कि जो आपके उत्तर भारत के मैदान है, यानी उत्तर भारत के मैदान को हमने तो ऐसे देखा, ठीक है, ऐसे देखा। तो अब हमने क्या कहा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इसका डिवीजन करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या पाया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे भाबर पाया जाता है। भाबर, भाबर के बाद हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा मैम, तो भाबर के बाद हमारा आ जाएगा तराई रीजन। तराई, तराई रीजन। अब इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस अपने उत्तर भारत के मैदान का डिवीजन करके पढ़ेंगे। हमने पहले वाले में कैसे डिवीजन बताया था, हमने आपको पहले जब डिवीजन बताया तो हमने ऐसे डिवीजन उसका बताया कि मैम हम लोग सबसे पहले तो राजस्थान के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो अपने पंजाब के प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके हरियाणा के प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके हमारे यूपी, बिहार और असम के प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऐसे हम लोग डिवीजन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाबर पढ़ेंगे, फिर आपका तराई रीजन पढ़ेंगे, फिर आपका क्या पढ़ेंगे, खादर पढ़ेंगे, फिर बांगर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, अपने भाबर रीजन को क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं कि यह भाबर क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। जो हमारा भाबर और खादर है, इन दोनों को साथ में, जो हमारा भाबर और जो आपका तराई होता है, इन दोनों को साथ में समझेंगे। ठीक है, भाबर
एंड तराई रीजन, तराई रीजन, भाबर एंड तराई रीजन, भाबर एंड तराई रीजन। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि जो आपका भाबर होता है वह कहाँ पे पाया जाता है और इसकी क्या विशेषता होती है और यहाँ पे कौन कौन से ऐसी घटनाएं होती है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम हिमालय का फिगर बनाते हैं, फिर आपको हम क्या करेंगे, बहुत चीजें डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक माउंटेन बनाना है, ये हमारा दूसरा माउंटेन हो गया। फिर उसके नीचे थोड़ा सा आपको क्या बनाने हैं, छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को बनाना है। अभी मैं आपको इमेज बना ले रही हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी घबराना नहीं है कि मैम ये क्या आप बना रहे हो, ये कंकड़ पत्थर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया कंकड़ पत्थर, ठीक है, ये हमारा हो गया कंकड़ पत्थर। ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना कि ये हमारा क्या है, कंकड़ पत्थर है, क्योंकि कंकड़ पत्थर जैसा ही लग रहा है। फिर यहाँ से हमारी क्या निकलेगी भाई, नदी निकलेगी। तो यहाँ से चलो रिवर को हम लोग व्हाइट कलर से ही लेते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या निकलती है, नदियाँ निकलती हैं। तो जब नदियाँ निकलती है, तो जब यह क्या होती है, हमारे पथरीले भाग में पहुंचती है, तो वह वहां पे विलुप्त हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, और फिर यह क्या होती है, दोबारा यह उभरती है, यह पुनः क्या होती है, आपकी उभर जाती है। तो एक ये हमारा फिगर हो गया। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो एक और हम डायग्राम बना रहे हैं, अभी बस डायग्राम बना रहे हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। एक हमारा ये सेकंड डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या बनाते हैं, ये कंकड़ पत्थर बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी रिवर आती है, अब हमारे पहाड़ों से क्या निकलेगी, नदियाँ निकलेगी। तो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती है तो इस आगे कंकड़ पत्थर मिल जाता है, तो यह क्या करती है, अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है। फिर यह एक समय आता है कि जब आपका कंकड़ पत्थर खत्म हो जाता है, तो यह क्या होती है, आपकी पुनः उभर जाती है। यानी यहाँ पे दोबारा से हमारी रिवर क्या हो जाती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है। ये क्या होगी, हमारी सरफेस के ऊपर आ गई। और फिर यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा रीजन आपको देखने को मिलता है, वो सारी बातें हम अभी बताएंगे, वो क्या क्या चीजें होता है। एक बार पहले आपको डायग्राम बना ले, ठीक है। तो ये बात आपको अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अपने भाबर रीजन को क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हमने भाबर को हम लोग समझेंगे। तो ये जो आपका भाबर होता है, यह हमारे कहाँ पाया जाता है, तो आपके शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। यानी जो हमारा शिवालिक पर्वत होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शिवालिक पर्वत, ठीक है, ये हमारा शिवालिक पर्वत हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा भाबर वाला रीजन होता है, जो कि अत्यंत ही क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है और यहाँ पे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो इसको हमने कहा कि यह आपके शिवालिक के कहाँ पाया जाता है, तो आपके फुटहिल्स में पाया जाता है। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा शिवालिक पर्वत हो गया। अब शिवालिक पर्वत का जब हम फुटहिल्स जब इसका हम फुटहिल्स बोलते हैं यानी गिरिपद बोलते हैं, तो गिरिपद का मतलब ये वाला भाग हो गया कि इसके फुटहिल्स में क्या पाए जाते हैं, हमारे भाबर वाले रीजन पाए जाते हैं। तो ये हमारा शिवालिक पर्वत हो गया, ठीक है। तो शिवालिक के फुटहिल्स में क्या पाए जाते हैं, आपके भाबर बेल्ट पाए जाते हैं, जो कि आपके 8 से 10 मीटर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। यह क्या होते हैं, आपके 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर क्या होते हैं, आपके चौड़े होते हैं। और यही हमारे क्या कहलाते हैं, आपके भाबर रीजन, भाबर रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाबर रीजन। तो भाबर रीजन के बारे में अब हमने आपको क्या बताया, और फिर जो भी बातें हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखेंगे अभी। तो हमने कहा कि जो हमारा भाबर वाला प्रदेश होता है, वह आपके शिवालिक के दक्षिणी आपके फुटहिल्स में पाया जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाता है, आपका शिवालिक पर्वत हो जाता है। तो जो शिवालिक पर्वत का जो फुटहिल्स होगा, जो गिरिपद होगा, वह क्या होगा, इसका ये वाला भाग होगा। तो यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब नदियां बहुत ऊंचे पहाड़ों से आती है, तो क्या करती है, जो कंकड़ पत्थर लाती है, तो उसे क्या करती है,
अब जहाँ पे ढाल कम होता है उसे इकट्ठा कर देती है, उसे जमा कर देती है। तो यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा, देखिए कि जब हमारी ऊपर से रिवर आ रही है तो यहाँ पर इसका ढाल कम हो गया, तो जो अपने साथ में यह कंकड़ पत्थर को लाती है, यानी अपने साथ में क्या लाई, कंकड़ पत्थर जो ला रही है, तो उस कंकड़ पत्थर को क्या करती है, जहां पर उसका स्लोप कम होता है, ढाल कम कम होता है, वहां पर उसे क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। तो इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इस भाग को हम लोग कहते हैं भाबर रीजन। भाबर रीजन जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। फिर हमने क्या कहा कि ये जो आपका भाबर वाला रीजन होता है, यह क्या होता है, आपका अत्यंत ही पथरीला होता है। यहाँ पर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पर रिवर्स होती है वह आपकी अंडरग्राउंड फ्लो करने लगते हैं, यानी हमारे पृथ्वी सतह के नीचे फ्लो करती है। लेकिन एक समय आता है कि फिर क्या होता है कि जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो रिवर होती है वह आपकी पुनः क्या होती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब नदियां हमारे पुनः क्या होती है, सरफेस के ऊपर आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका तराई रीजन कहते हैं। तराई रीजन बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि भाबर रीजन क्या होता है, तराई रीजन क्या होता है। तो मैम हमने कहा कि जब हमारी जो रिवर्स है वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रही है, तो अपने साथ में छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को लाती है और वह लेके अपने फुटहिल्स पर जमा कर देती है, क्योंकि वहां पे उसका ढाल कम हो जाता है। और जो हमारी रिवर्स होती है वह क्या होती है, इस हमारे पथरीले भाग में वह क्या करती है, सतह के नीचे प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण वह दिखती नहीं है। लेकिन फिर एक समय आता है कि यह क्या होती है, जो हमारी रिवर्स होती है यह हमारी पुनः क्या होती है, सरफेस के ऊपर आती है, यानी उभरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर कम हो गए। तो जहाँ पे नदियां पुनः उभरती है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। अगर इस पिक्चर में हम आपको तराई रीजन बताने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया, हमारा भाबर रीजन हो गया। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ये जो हमारा भाग हो गया, ये वाला हो गया हमारा तराई रीजन, जहां पर क्या हो रही है, नदियां पुनः क्या हो रही है, उभर रही है, यानी सतह के ऊपर आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका तराई रीजन रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा तराई रीजन हो गया। तो भाबर और तराई के बारे में आपको समझ में आ गया कि आपका भाबर कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है, जो कि 8 से 10 मीटर चौड़ा होता है। और जो हमारा तराई रीजन होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो जहां पर नदियां पुनः उभरती है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। तो जो आपका तराई होता है, तराई रीजन होता है, वह आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो वह हमारे भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। मान लीजिए ये हम अभी आपको पिक्चर में समझा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, शिवालिक पर्वत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। ये हमारा शिवालिक रेंज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपका भाबर वाला रीजन होता है वह आपके शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा शिवालिक का मान लीजिए आपका फुटहिल्स हो गया। तो ये आपका कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया आपका भाबर रीजन। भाबर भाबर वाला रीजन हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जो आपका तराई वाला रीजन होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो मैम हमारे यह भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। तो यह भाबर हो गया, और भाबर का दक्षिण वाला भाग यही तो नीचे वाला होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तराई रीजन हो गया, जहां पर क्या होती है कि नदियां हमारी पुनः क्या होती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो भाबर और तराई आपको समझ में आ गया। आपने इस इमेज में गौर किया होगा, अभी गौर तो आपने किया ही होगा कि जो मैम ने भाबर रीजन बनाया है वह क्या है कि पश्चिम में थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन यह पूरब में आते आते क्या हो रही है, इसकी जो चौड़ाई है वह कम होते जा रही है। लेकिन जो आपका तराई वाला रीजन है यह हमने आपको क्या दिखाया है कि यह क्या है कि आपके पश्चिम में तो क्या है,
पतला है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहे हैं इधर पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वह क्या हो रही है, तराई रीजन की वह बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है, तो आपको बता दें कि जो हमारे भाबर रीजन होते हैं यानी भाबर प्रदेश होते हैं वह आपके पश्चिम में क्या होते हैं, थोड़ा सा चौड़े होते हैं और पूर्व में यह क्या होते हैं, पतले होते हैं। लेकिन जो आपका तराई वाला रीजन होता है वह पश्चिम में क्या होता है, आपका कम चौड़ा होता है और यह पूर्व में क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। जिसका कारण क्या है कि हमारे पूर्वी वाले भाग में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है और जहां पर अधिक वर्षा होगा तो वहां पर क्या होंगे, हमारे प्लेन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो भाबर है वह पश्चिम में इसके कम अधिक चौड़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नदियां बहुत ज्यादा क्या करती है, औसादों छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को लेके यहीं पर क्या करती है, ज्यादा जमा करते चली जाती है। तो इसलिए यह चौड़ा होता है पश्चिम में। लेकिन पूरब आते आते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नदियां यहाँ तक हमारे बहुत ज्यादा पत्थर को ला नहीं पाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, भाबर और तराई वाला रीजन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाबर क्या होता है, शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है और यह अत्यंत पथरीला भाग होता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है और जिस रीजन में हमारी नदी पुनः उभरती है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि जो चीजें हमने आपको बताया उसके बारे में अब थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। भाबर रीजन, भाबर रीजन, तो यह आपका कहाँ पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यह आपके शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। यह यह शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद यानी गिरिपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुटहिल्स बोलते हैं। फुटहिल्स, फुटहिल्स, फुटहिल्स में, फुटहिल्स में पाया जाता है, पाया जाता है, जो कि 8 से 10 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, जो कि 8 से 10 मीटर तक चौड़ा होता है। ठीक है, तो अगर इसकी कोई चौड़ाई आपसे पूछेगा कि जो हमारा भाबर बेल्ट होता है वह कितना चौड़ा होता है, तो वह आपका 8 से 10 मीटर तक क्या होता है, चौड़ा होता है। अब इसके बारे में कुछ और बातें लिख लेते हैं कि यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़, यानी यह अत्यंत ही, अत्यंत ही उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ एवं पथरीला भाग होता है, एवं पथरीला, पथरीला, पथरीला भाग होता है, पथरीला भाग होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारा भाबर बेल्ट होता है, मैम यह तो हमारे शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। अगर इसकी कोई चौड़ाई पूछेगा तो वह कितना होता है, आपका 8 से 10 मीटर तक ये चौड़ा होता है। फिर हमने कहा कि यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं पथरीला भाग होता है। यहाँ पर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर छोटे बड़े बड़े कंकड़, कंकड़ पत्थर, पत्थर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है। जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारा भाबर रीजन क्या होता है। एक मिनट,
तो ये बात आपको समझ में आ गया ना कि जो हमारा भाबर रीजन होता है वह आपका कहाँ पाया जाता है, तो यह आपके शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है। सबसे बात पहले तो हमने ये बताया और फिर हमने क्या कहा कि जो कि 8 से 10 मीटर चौड़ा होता है और यह क्या होता है, यह अत्यंत ही उबड़-खाबड़ एवं पथरीला भाग होता है। यहाँ पर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करते हैं, एक आपका सेपरेट इमेज बना ले रहे हैं। ये हमारा शिवालिक पर्वत हो गया और हमने क्या कहा कि आपके शिवालिक के फुटहिल्स में क्या पाया जाता है, यह आपका पाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये शिवालिक का फुटहिल्स हो गया। यही इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आपका भाबर रीजन बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, भाबर रीजन, भाबर रीजन। जहाँ पे क्या हो रही है कि जो हमारी रिवर आ रही है वह क्या हो रही है, आपकी अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है, यानी हमारे पृथ्वी यानी हमारे सरफेस के नीचे क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका भाबर रीजन कहते हैं। और इसके बारे में एक और बात लिखना है कि यह जो आपका भाबर प्रदेश होता है, यह आपके यहाँ पे हम इसी में लिखते रहे, ठीक है। यह पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में पतला होता है, पतला बेल्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही बात आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जो भी बातें पूछी जा सकती है वो बातें हमने बता दिया कि आपका भाबर रीजन क्या होता है। तो हमने कहा कि शिवालिक के फुटहिल्स में यह पाया जाता है, जहाँ पर अत्यंत ही छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे जो हमारी रिवर्स होती है वह आपकी अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तराई वाले भाग पर कि हमारा तराई रीजन क्या होता है, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए तराई रीजन, तराई रीजन, तराई रीजन। अब ये आपका तराई रीजन क्या होता है उसे समझ लेते हैं और उसके बारे में जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी उसे लिख लेते हैं। तो इसके बारे में अगर हम आपको कुछ लिखवाना चाहें तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि यहाँ पर नदियाँ पुनः उभरती है, यहाँ पर नदियाँ पुनः उभरती है, पुनः उभरती है, ठीक है। यहाँ पर नदियाँ क्या होती है, आपकी पुनः उभरती है। अब थोड़ा सा उसे इमेज में देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर जो हमारी रिवर है वो क्या हो रही है, आपकी पुनः उभर रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा शिवालिक पर्वत हो गया। और शिवालिक के फुटहिल्स पर क्या पाए जाते हैं, तो हमारे भाबर रीजन पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी रिवर्स होती है वह आपकी अंडरग्राउंड फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने रिवर्स को बना लेते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड फ्लो करती है। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने तराई वाले रीजन को पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि तराई वाले भाग में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी रिवर क्या होती है, पुनः क्या होती है, उभर जाती है, यानी ऊपर क्या हो जाती है, आपके सतह के ऊपर आ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका तराई रीजन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका तराई रीजन हो जाता है, ठीक है, तराई रीजन हो जाता है। तो ये आपका हो गया तराई रीजन। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर नदियाँ पुनः उभरती है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है ना कि हम तो समझ नहीं आ रहा है हमें कहाँ नदी पुनः उभर रही है, कैसे हो रही है, वो सारी चीजें आपको दिख रही है। अब हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे कि यह क्या होता है, यह अत्यंत ही दलदल भाग होता है और यह क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत से दलदली भाग पाए जाते हैं और यहाँ की जो भूमि होती है वो अच्छी होती है। तो यह अत्यंत ही दलदल भाग होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, यह अत्यंत ही दलदली भाग होता है तथा यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, तथा यहाँ पर आपके घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए
जाते हैं। अब जहाँ पर भी आपके घने जंगल पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी होगा यानी जो जैव विविधता होगा वह क्या होगा, बहुत ज्यादा रिच होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे नेशनल नेशनल पार्क है जो कि हमारे इस तराई वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। जैसे आपके यूपी में दुधवा नेशनल पार्क हो गया, आपके उत्तराखंड में क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो वो सारे कैसे हमारे नेशनल पार्क है जो कि आपके तराई रीजन में पड़ने वाले नेशनल पार्क है। तो हमने क्या कहा कि यह अत्यंत ही दलदली भाग होता है तथा यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होता है वह क्या होता है, बहुत ज्यादा रिच होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच होता है, बहुत ज्यादा रिच होता है, रिच होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होता है वह क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसकी अगर आपसे कोई चौड़ाई पूछेगा कि मैम तराई रीजन का चौड़ाई कितना होता है, तो इसे भी यहाँ पे लिख लीजिए, यह आपके यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि यह भाबर के दक्षिण में 20 आपके 10 से 20 मीटर तक चौड़ा होता है। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको एक और बात क्या बताया था कि जो हमारा क्या होता है, जो तराई रीजन होता है वह आपके पश्चिमी भाग में क्या होता है, पतला होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पूर्वी भाग में आते हैं यानी पूर्वी भाग में आते हैं तो यह चौड़ा होते जाता है। तो इसके बारे में आपको ये भी बात लिखना है कि यह आपके पश्चिम में पतला होता है, यह पश्चिम में पतला होता है। यह यहाँ पे लिख लीजिए, यह पश्चिमी भाग में पतला होता है तथा पूर्वी भाग में इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है तथा पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बात हमने क्या कर दिया, आपके तराई वाले रीजन में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो हमारा जो भाबर रीजन था और जो आपका तराई रीजन था वह आपका कंप्लीट हो जाता है। तो तराई रीजन आपको समझ में तो आ गया ना कि यहाँ पर नदियां पुनः उभरती है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो रही है, नदी पुनः उभर रही है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, तराई रीजन कहते हैं। और यह अत्यंत ही दलदली भाग होता है और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं जिस कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है। फिर हमने कहा कि यह आपके भाबर के दक्षिण में 10 से 20 मीटर तक क्या है, चौड़ा है। फिर हमने क्या बताया कि यह पश्चिमी भाग में पतला होता है तथा पूर्वी भाग में क्या होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिसका कारण क्या है कि पूर्वी भाग में क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने खादर और बांगर वाले रीजन पर आ जाते हैं कि जो हमारा खादर और बांगर वाला रीजन होता है वह क्या होता है, खादर और बांगर। देखो यहाँ पे लिख लीजिए, खादर एंड बांगर रीजन ये आपका क्या होता है उससे देख लेते हैं। ये खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है उसे देख लेते हैं। जो आपका खादर होता है उसे सबसे पहले क्या कहते हैं, उसे न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, आपका न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, यानी नई जलोढ़ मृदा इसे बोलते हैं। और जो आपका बांगर वाला रीजन होता है इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो ये नई जलोढ़ मृदा
और पुराने जलोढ़ मृदा का क्या कहानी है उससे अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपका खादर और बांगर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए क्या हो गई यहाँ पे, मान लीजिए हमारी यहाँ पे रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये क्या हो गया, हमारे नॉर्मल क्या हो गई, जो हमारी रिवर फ्लो करती है उसको हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो नॉर्मल रीजन मतलब नॉर्मल क्या होता है कि हमारी जो रिवर है ऐसे फ्लो करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप सबको पता है कि अधिक वर्षा होने के कारण या ग्लेशियर के अधिक मेल्ट होने के कारण हमारे रिवर्स में क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, यानी बाढ़ आता है। तो जब आपके रिवर्स में क्या होता है, बाढ़ आता है, बाढ़ की जब सिचुएशन आती है, बाढ़ आ जाता है, तो होता है क्या है कि जो हमारा रिवर का पानी है यानी जो नदियों का जल होता है वह नदी के तटों से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, आपके नदी का तट हो जाता है। तो होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पे बाढ़ आता है तो क्या होती है कि जो हमारे रिवर्स के वाटर होते हैं वह आपके नदी के तटों से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जब यह बाहर की ओर आ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर रीजन कहते हैं। जो कि क्या होता है, हमारे नदियों द्वारा हर साल बाढ़ में लाए गए नए मैदान होते हैं, मतलब नई मिट्टी होती है। तो ये जो इधर का भाग होता है इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, खादर रीजन कहेंगे। इससे हम लोग क्या कहते हैं, खादर रीजन कहते हैं। और जो हमारे नदी के दूर का भाग हो जाता है जो कि अत्यंत क्या होता है, पथरीला भाग होता है, मतलब पत्थर थोड़ा सा यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर रीजन कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहेंगे, बांगर रीजन, बांगर रीजन बोलेंगे। जो कि यह आपके नदी के तटों से क्या होता है, दूर होता है। ये जो आपका बांगर वाला रीजन होता है यह क्या होता है, आपके नदी के तटों से क्या होता है, दूर होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हमारा बांगर वाला रीजन होता है यह नदी के तट से दूर होता है, तट से दूर होता है, ठीक है। यह नदी के तट से क्या होता है, दूर होता है। तो ये हमारा हमने आपको जो समझाया वो फिर से समझा दे, ठीक है। कि ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल रिवर हो गई जो कि अपना पानी लेके जा रही है। लेकिन होता क्या है कि ग्लेशियर के अधिक मेल्ट होने के कारण या वर्षा होने के कारण अगर हमारे रिवर में क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो जो हमारी रिवर्स के वाटर होते हैं यानी जो नदियों के जल होते हैं वह नदी के तट से बाहर आ जाते हैं। तो जब नदी के तट से बाहर आ जाते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत से नई मिट्टियां भी क्या होती है, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती है। और फिर जब बाढ़ खत्म होता है तो जो नदी है अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, यानी जब उसका पानी का जितना प्रवाह था उतने में आ जाती है। लेकिन नदी का जो पानी है वह अंदर तो आ जाता है, लेकिन नदी जो अपने साथ में नए नए मिट्टियों को लाई थी, अवसादों को लाई थी, यह इस रीजन में क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है, यानी नदी के तटों से दूर थोड़ा सा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर रीजन कहते हैं। और जो हमारे नदी के तट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर वाले रीजन बोलते हैं, बांगर रीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वह क्या होता है, थोड़ा सा वहां पे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और वह ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। तो अगर आपको इस इमेज में नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है। कैसे आपको बताया, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रिवर हो गई, रिवर हो गई। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिवर में क्या आता है, फ्लड आ जाता है, यानी बाढ़ आ जाता है। तो जब बाढ़ आता है तो नदी क्या होती है, हमारी अपने तटों से क्या होती है कि ऊपर ऊपर यह क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो जब नदी अपने तटों के ऊपर से क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं खादर, खादर रीजन बोलते हैं। और जो हमारे रीजन हमारे नदी तटों से दूर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बांगर रीजन बोलते हैं। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा बांगर रीजन, बांगर रीजन कहलाता है, ठीक है। जो कि हमारे नदी तटों से क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर बनता है। तो ये आपका खादर और बांगर भी क्लियर हो गया। जो हमारा खादर होता है वह थोड़ा सा नदी तटों के पास में बनता है, लेकिन जो आपका बांगर वाला रीजन होता है वो नदी तट से क्या होता है, दूर बनता है। और यह आपका उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन जो आपके खादर वाले रीजन होते हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपका न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल
बोलते हैं। और इससे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर वाले रीजन को क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉयल बोलते हैं, एलुवियल एलुवियल सॉयल बोलते हैं। तो ये जो इसका क्षेत्रीय विभाजन था, जो कि 4 क्षेत्रों में विभाजित है आपका उत्तर भारत का मैदान, उसे हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका जो प्रादेशिक विभाजन है, राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब प्लेन, फिर हरियाणा प्लेन, फिर यूपी का प्लेन, फिर हम लोग बिहार, यूपी बिहार को एक में करके पढ़ेंगे, उसे गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे असम या ब्रह्मपुत्र का प्लेन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी थोड़ा सा विशेषता को जानेंगे और उसमें क्या कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको आज उम्मीद करते हैं कि जो हमारा 4 क्षेत्र था, भाबर रीजन, तराई रीजन, खादर और बांगर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे भाबर क्या होते हैं, जो कि हमारे शिवालिक के फुटेल्स में पाए जाते हैं, और आपके तराई वाले रीजन क्या होते हैं, जहां पर नदियां पुनः उभरती है, उसे तराई रीजन कहते हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे इसके टॉपिक्स बच गए हैं उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।